कि साथियों आज के समय में विपक्ष खत्म हो गया। भारत में विपक्ष खत्म हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र तब तक माना जा सकता है जब एक मजबूत विपक्ष होगा, तभी तो लोकतंत्र जिंदा है, अन्यथा लोकतंत्र जिंदा नहीं। अब आपसे ये सवाल है मेरा, क्या भारत में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है? तो जब विपक्ष की भूमिका ही नहीं है तो जनता की, आम जनमानस की समस्याओं को लेके पटल पर रखेगा कौन और चर्चा कौन कराएगा? तो समस्याओं की चर्चा नहीं हो रही है और अभी तक झूठ के आधार पे बहुत सारा आश्वासन दिया गया। तो झूठ के आधार पे बहुत सारा आश्वासन दिया जाता है और ऐसे ही जनरली लिख के कुछ एजेंडे पे लोग बात करते हैं और वोट सपोर्ट करने का काम करते हैं, मांगते हैं। तो साथियों, उन्होंने समाज के वास्तविक मुद्दे से मुखर कर दिया, अलग कर दिया और अलग कर दिया। उन्होंने जातीय, धर्म, क्षेत्र के आधार पे पूरी राजनीति भारत की केंद्रित हो। लोगों की समस्या का समाधान हो, समस्याओं पे चर्चा होना बंद हो गया। अभी वर्तमान की सरकार तो बस अभी गौकशी पे ध्यान केंद्रित है, उसका मंदिर और मस्जिद पे ध्यान केंद्रित है, 3 तलाक पे ध्यान केंद्रित है। तो तमाम धर्म के आधार पे निर्णय ले रहे हैं। और अभी एक बचकाना स्टेटमेंट भी आया और सदन में रखा उन्होंने पटल पे एक कानून बनाने के लिए। तो रवि किशन शुक्ला जी, उनका नाम पूरा है रवि किशन शुक्ला, गोरखपुर से सांसद है। वो जानबूझ के रवि किशन लिखते हैं, चूंकि वो एक्टर भी हैं तो कलाकार भी हैं, तो उनको बड़ी ख्याति मिले इसलिए आगे जाति का टाइटल नहीं लगाते। तो उन्होंने सदन पे एक बात रखी कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही सरकारी नौकरी करेगा, अन्यथा सरकारी नौकरी उसे नहीं मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जीत के जो चुनाव होगा पंचायत का, त्रिस्तरीय पंचायत का, उसमें 2 बच्चे से ज्यादा जिसके पास होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेगा। साथियों, ये अजीब किस्म की बात है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो ये सदन पे पटल पे रख रहे हैं प्रस्ताव, वो रवि किशन शुक्ला के 4 बच्चे हैं। जिसके 4 बच्चे हैं वो कह रहे हैं 2 बच्चे से ज्यादा हो तो उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो अगर तनिक भी उनके पास तनिक भी मर्यादा बची हो, नैतिकता बची हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें सबसे पहले किसको इस्तीफा देना चाहिए? उसको इस्तीफा देना चाहिए। और आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि 2 बच्चों वाले लोगों को ही मिलना चाहिए, उसके ऊपर वाले लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं 23 मिनिस्ट्री आपके पास है, 23 में से 10 आपके जो मिनिस्टर हैं वो 2 बच्चे से ज्यादा उनके पास हैं। तो पहले तो 10 मिनिस्टरों की मिनिस्ट्री और विधानसभा की सदस्यता आप निरस्त कर दीजिए अगर ईमानदार है तो। ईमानदार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो बेईमान लोग हैं आप। तो जिसके पास कोई ईमान नहीं है वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ये सोचा था कि जब ये मुद्दा उठाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा पटल पे? मुस्लिम। तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम का नौटंकी कराएंगे। अब मुसलमान भी सोच रहा था कि राजनीतिक एजेंडा है इसलिए मुसलमान भी कहीं बोला नहीं, तो बोला ही नहीं तो ये भी इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम बनाने का जीरो हो गया। ये जीरो हो गया। अब हिंदू मुस्लिम राइट करा नहीं सकते और मुद्दा ही नहीं बन पाया। अब इन्होंने झूठ के आधार पर बहुत सारा निर्णय लिया। तो मैं 2-3 उदाहरण आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि 15 लाख अकाउंट में डालेंगे। ब्लैक मनी कहां से ले आएंगे? स्विस बैंक से निकाल लाएंगे। और स्विस बैंक से उन्होंने एप्लीकेशन भी किया कि लिस्ट हमें दिया जाए कितने लोगों के नाम है। वो लिस्ट भी दे दिया, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है लिस्ट तो दे दिया, पैसा नहीं निकाला, बल्कि कहा मैं लिस्ट ही जनता के सामने नहीं दिखाऊंगा।
जनता पूछा कि लिस्ट तो दो, कितने चोर डकैत बदमाश है जिसका भ्रष्टाचार का पैसा है। तो बीजेपी सरकार ने कहा वो लिस्ट नहीं दिखाएंगे, इससे क्या होगा, तो भारत देश की मर्यादा चली जाएगी। अच्छा, चोरी करने वाले लोगों का नाम बताओगे तो मर्यादा चली जाएगी, और जो चोरी किए हैं तो इससे देश की मर्यादा बन गई क्या? अजीब समस्या है। फिर उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, तो नई नौकरी के लालच में हमारे लोग भी मोदी की जय जयकार किए। अब उनको समझ में आया कि देना लेना कुछ नहीं था, मात्र चुनाव जीतने का एक झूठा एजेंडा था। और अभी आपने देखा 108, 112 एम्बुलेंस जो थी, उनको अभी बीजेपी सरकार ने कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया कि कोरोना जंग जीतने वाले हैं। तो 13,000 से ज्यादा सैलरी थी, उन्होंने 10,000 पहले कर दिया। उसके बाद अब नौकरी से निकालने के लिए नोटिस दे दिया। तो सारे एम्बुलेंस वाले क्या किए, धरने पे बैठ गए, एम्बुलेंस बंद हो गई। तो एम्बुलेंस बंद कराने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने एक तो नौटंकी करके एम्बुलेंस बंद करवाया, दूसरे दिन मीडिया में आए कि अगर एम्बुलेंस की कमी की वजह से एक भी व्यक्तियों की मौत होती है तो ये असहनीय है। पहले तो मरने के लिए दावत देते हैं, फिर मारते हैं, फिर न मरने की नौटंकी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है। एक उदाहरण और आपको बता दूं, उन्होंने नोटबंदी के दौरान 3 लोगों से 3 बातें कही थी। जब नोटबंदी किया था तो लोगों ने पूछा नोटबंदी क्यों कर रहे हैं साहब? तो साहब दाढ़ी रखा के 12 बजे आ गए, कहा अब कल से 1,500 की नोट नहीं चलेगी। तो लोगों ने पूछा कि नोट क्यों नहीं चलेगी बाबा जी, मीडिया वालों ने पूछा। तो उन्होंने कहा 500 और 1,000 की नोट बड़ी करेंसी है, इसलिए जब भ्रष्टाचार का जो घूस का पैसा जब जाता है तो अटैची में बंद हो जाता है, और 100 का रहेगा 50 का रहेगा तो क्या होगा, अटैची में नहीं आएगा, बोरा में भर के जाएगा, और जैसे बोरे में भर के जाएगा वैसे ही हम पकड़ लेंगे, तो चोरों को पकड़ा जाएगा आसानी से, ये कहा। और बाद में फिर क्या किया, 2,000 की नोट शुरू कर दिया। यानी आप 1,000 की नोट बड़ी दिखाई दे रही थी 500 की, और जब 2,000 की नोट आ गई तो छोटी हो गई। इसका मतलब चोरी कितने गुना बढ़ा दिया उन्होंने, 2 गुना ज्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार। और फिर उसके बाद सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, तमाम नोटंकी वालों ने कहा था कि इसमें माइक्रोचिप लगा हुआ है 2,000 की नोट में। तो एक कहता था 10 फीट अगर नीचे रहेगी जमीन पे उसके बाद भी पता चल जाएगा, और सुधीर चौधरी ने कहा 130 फीट नीचे रहेगा तो भी नोट की पता चल जाएगी। तो कितने भ्रष्टाचार के पैसे कहां रखे गए हैं ये पता चल जाएगा। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 20% डुप्लीकेट नोट मार्केट में आ गई है। तो साथियों, इतने दिन में 20% डुप्लीकेट नोट आए तो डुप्लीकेसी करने वाले लोगों को पकड़ना चाहिए, नोट ही ब्रेक कर दिया। और जब दूसरी नोट ले आए तो दूसरी नोट ले आने के बाद ही 3 महीने के अंदर 26% फर्जी नोट आ गई मार्केट में। 20% पे बंद कर दिया, अभी नोट 26% चल रही, आरबीआई की रिपोर्ट है। तो 26% जब नकली नोट आ गई तब क्यों नहीं बंद कर रहे हो नोट? और 2,000 की नोट 2 काम के लिए ले रहे हैं, एक तो उसमें फॉल्ट था इसलिए नोट 2,000 की धीरे धीरे मार्केट से उठा रहे हैं, दूसरा अभी चुनाव आने वाला है तो ये सारा का सारा बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग नोट को 2,000 को इकट्ठा थोक भाव ले रहे हैं, इसलिए कि मार्केट में आपको खरीदे आपके वोटों को, तो आसानी होगी, नोट ज्यादा होगा और स्थान कम घेरेगी 2,000 की नोट। तो ये ऐसा प्रोपोगंडा किया उन्होंने। तो ये प्रोपोगंडा करने वाले मास्टरमाइंड के लोग हैं, इसलिए अब इनका बंदोबस्त कौन करे? बंदोबस्त इसलिए नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके बहन जी की भी सरकार चली है,
तो कमी खामी तो वहां मिली होगी, वो बोलने के लिए नहीं तैयार है। और वो भी अभी विधायक जी ने कहा कि वो प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, अखिलेश जी भी प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये उसमें मस्त है। तो साथियों, जैसे ही हम लोगों ने कहा बहुजन सम्मेलन करेंगे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा नहीं, हम प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन के अलावा पिछड़ा वर्ग का भी सम्मेलन करेंगे। तो इससे तो यह पता चलता है कि माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन करेंगे। तो हम कह रहे पिछड़े वर्ग के हित और कल्याण के लिए नीट का मुद्दा था, तो आपने आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया? उत्तर प्रदेश में आप और जगह क्यों नहीं खड़े किए? आपने लड़ाई कहीं नहीं लड़े। लड़ने का काम बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने किया, चौधरी विकास पटेल जी ने किया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक हमारे साथी राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने, आपने किया। और श्रेय अकेले उठाना चाहते, फर्जी लिख रहे हैं कि हमने भी किया। तो उसी लिए मंजू यादव ने उनको ट्वीट करके पूछा कि माननीय अखिलेश यादव जी, आप जब पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन किए, तो उत्तर प्रदेश भारत में नहीं दिखाई दिया क्या? ये नाइजीरिया से लड़ाई लड़ रहे थे आप? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या नाइजीरिया में गए थे लड़ने? तो नाइजीरिया में लड़ाई लड़ रहे थे क्या? भारत में दिखाई नहीं दी उत्तर प्रदेश में? तो उन्होंने ट्वीट पे कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब जो हम लोगों ने जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठाया था, हम लोगों ने ओबीसी के त्रिस्तरीय आरक्षण का मुद्दा उठाया था, हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा उठाया, ये हम लोगों ने जो लड़ाई बाहर मार्केट से लड़ रहे हैं जमीन पे, धरातल पे, लेकिन साथियों एक मजबूरी रही है, हमारा आदमी कोई सदन में नहीं था, इसलिए सदन में सवाल जवाब नहीं हो पा रहा था। जिसको हम सदन में भेजे थे अब तक, उन्होंने कोई ऐसा एजेंडा उठाया नहीं जिससे समाज का हित हो। तो साथियों, चंद बात बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग, इनमें जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनको इकट्ठा करके ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई और कहा गया कि पूरे देश की राजनीतिक पटरी से, जो सामाजिक पटरी है, राजनीतिक पटरी है, उससे उतर के ये लोग दूसरे तरीके राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। इसको स्वच्छ कैसे किया जाए? तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने दो धारी तलवार बनाया। अब दो धारी तलवार क्या है? हम लोगों ने मुद्दा 29 बनाया और आने वाले समय में स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे। अब स्टाम्प पेपर पे की अगर ये चर्चा करते हैं सारे राजनीतिक दल के लोग, तो भी फंस जाएंगे। लोग पूछेंगे स्टाम्प पेपर की आज बात कर रहे हैं, पहले किसने शुरू किया? तो कहेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, शुरू हम लोगों ने किया। अच्छा, अगर लिख के सब लोग दे दिए तो मुद्दा नंबर 1, अगर हम सरकार में आते हैं जाति आधारित गिनती करेंगे, सभी क्षेत्र, वर्ग, धर्म क्षेत्र के लोगों का हम लोग आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, उनके पास कितना साधन संसाधन है वो इकट्ठा करेंगे, उसके बाद संख्या के अनुपात में 100% आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। अब ये एजेंडा हो गया हमारा। अब जब 100% की लड़ाई की बात अगर मान लिया जाए, सपा बसपा कर दिए, तो जो प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन करा रहे हैं वो अकेले 70% से ऊपर पोस्टों पे काबिज है, तो प्रबुद्ध लोग क्या वो करने देंगे? तो अब नहीं करने देंगे तो ये एजेंडा नहीं बनाएंगे। अगर एजेंडा नहीं बनाएंगे तो समाज हमारा हमारे साथ हो जाएगा। और नेता समाज के ऊपर नहीं होता है, समाज जनता के ऊपर नेता होता है, लेकिन जब जनता हट जाए तो उतना ही ऊंचाई से तेजी से नेता भरभरा के नीचे गिरेगा और कमर हाथ पैर सब टूट जाएगा। और ऐसा हम काल्पनिक नहीं कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। आप जानते होंगे माननीय रामविलास पासवान जी थे, अब नहीं है इस दुनिया में। तो जब वो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे तो एशिया में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले अकेले आदमी है वो, उनसे ज्यादा वोटों से अभी तक कोई जीता नहीं है। जब समाज की लड़ाई उन्होंने बंद कर दिया तो राष्ट्रीय लेवल के लीडर में उनसे ज्यादा वोटों से हारने वाला भी कोई नहीं है। तो ये है, तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हम लोगों ने बनाया
कि हम भूमि आयोग का गठन करेंगे। तो जिसके पास भूमि है वो चले गए एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस में, और हम कह रहे हैं भूमि आयोग गठन करेंगे। अब हम भूमि की मर्यादा तय करेंगे कि एक मानक होना चाहिए, इससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिए और इससे कम किसी के पास जमीन नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा वालों की जमीन जब छीन के भूमिहीन लोगों में दिया जाएगा तो वो वाले तो चले गए वहां प्रबुद्ध वाले में, तो वहां करने देंगे नहीं। तो ये भी उनके लिए संकट पैदा कर रहा हूं हम लोग। फिर तीसरा मुद्दा हम लोगों ने बनाया, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक गरीब परिवार मजलूमों का एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बदले में क्या होगा, उनको काम करना पड़ेगा सरकार की योजना के अनुसार। 18,000 रुपए महीने देंगे। अब 18,000 रुपए महीने अगर दे देते हैं तो जो बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने अभी तक क्या किया, हमारे लोगों को इतना सिर्फ रखा कि ये एक वक्त की रोटी, 2 वक्त की सही रोटी न खा पाए, एक वक्त की रोटी खाएं, जिंदा भी रहने चाहिए लेकिन जीने लायक भी नहीं रहने चाहिए, बस वोट देने लायक रहने चाहिए। तो अब क्या है, दुनिया के फिलासफर लोग मानते हैं कि अगर भूख से और स्वाभिमान में टकराव हो तो स्वाभिमान हार जाता है और भूख जीत जाता है। तो हमारे लोगों को पहले भूख के कगार पे लेके आए, उसके बाद स्वाभिमान उनका खत्म हो गया, उसके बाद वोट खरीदना शुरू कर दिए। अब हम कह रहे हैं 18,000 रुपए महीने देंगे। अगर 18,000 रुपए महीने पाना शुरू हो गया वो, तो मान सम्मान से रोटी मिलेगी तो स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हो जाएगी ना देश में। जो हमारे माननीय कांशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामानव गौतम बुद्ध की लड़ाई थी। जब मान सम्मान से रोटी मिल जाएगी तो स्वाभिमान की चिंता करना शुरू कर देंगे, और जब स्वाभिमान की लड़ाई होगी तो इनकी ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था क्या होगी, धराशायी होगी। अब ये मुद्दा हम लोगों ने बना दिया। इसके बाद मुद्दा बनाया कि 60 साल के ऊपर जो भी हो जाए हमारे समाज में या किसी समाज में हो जाए, 60 साल के ऊपर अगर वो सरकारी पेंशन नहीं पाता है, अगर वो बड़ा टैक्स नहीं देता है, तो उसे 3,000 रुपए महीने कम से कम हमारी सरकार देगी। और राष्ट्रपति का बच्चा हो या भिखारी का बच्चा हो, एक ही स्कूल में पढ़ेगा, या तो स्कूल की गुणवत्ता बढ़ा दीजिए, स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए, वहां इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे पढ़ाई करवाइए। जब 40,000, 50,000, 60,000 सरकार दे सकती है वेतन, तो क्या अच्छे एजुकेशन नहीं दे सकती क्या? तो ये सरकार जानबूझ के पढ़ाने नहीं देना चाहती है। सिग्नेटरी का काम अब चेक बनाना रह गया ग्राम विकास अधिकारी का, लेखपाल का पहले खसरा खतौनी दोनों बनाते थे, अब कहाँ मिलता है, तहसील में। तो इनका काम भी फ्री हो गया। इनको काम देने की बजाय सरकार ने मास्टर को सारा काम दिया, बाल गणना, जनगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, नसबंदी का गणना, पोलियो ड्रॉप पिलाना, तमाम योजना, चुनाव में ड्यूटी लगाना, सारा काम किसको दे दिया, मास्टरों को। जब सारा काम इनको दे दिया, खिचड़ी अलग से बनवाना है इनको, तो पढ़ाई कहां से होगी? तो जानबूझने से जो सरकार ने योजना बनाया उसको विफल करने के लिए हम लोगों ने कहा या तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यही मिले, वेल मेंटेन इंग्लिश मीडियम टर्म पे पढ़ाई हो, और या तो क्या करना है, या तो सभी के बच्चे यही पढ़े, अधिकारी कर्मचारी से लेकर मजदूर किसान के। तो स्टार्टिंग लाइन अगर एक हो जाए तब देखते हैं कैसी लड़ाई लड़ते हो तुम। तुम्हारे पास कितना विद्वान है? अभी तक बीएससी की डिग्री भारत में 3 लोगों के पास ही है, और 3 के तीनों लोग शेड्यूल कास्ट से हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी के पास तीसरी डीएससी की डिग्री और लिया जितेंद्र सरोज जी ने। 3 के तीनों किसके पास है? शेड्यूल कास्ट के पास। अभी तक इतना तुमने हम लोगों का काउंटर करने का प्लान बनाया, फिर भी हमारे लोगों का काउंटर करने में असमर्थ हो। तुम्हारे पास अभी भी एक भी विद्वान नहीं है साथियों। इसलिए ये हम लोगों ने ऐसे ऐसे 29 मुद्दे बनाए, अगर कोई उठा लेता है तो ऊपर से वो सवर्ण मानसिकता के लोग काटेंगे, नहीं उठाते हैं तो जनता हमारी उनको नीचे से काटेगी। तो साथियों ये है दोधारी तलवार,
इसलिए समाज के हित करने के लिए हम लोगों ने एजेंडा बनाया। क्या ये लड़ाई लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? तो यही लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई है। आप लोग साथ सहयोग करोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान।